तो जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है सेल साइकिल। अब देखो, सेल साइकिल बहुत प्रिमिटिव स्टेज से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, और इसमें बेसिकली हमको मालूम है कि सेल साइकिल साइकिल जैसी ही होती है। इसमें इस तरीके से बेसिकली इसको बनाया जाता है, जहाँ पे ये छोटा सा फेज जो होता है ये एम फेज को रिप्रेजेंट करता है। एम फेज, या इसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं। इतना इलाका, दिस मच, और बाकी का पूरा इलाका जो है उसको हम कहते हैं इंटरफेस। यहां से लेके और यहां तक पूरा, दिस मच कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरफेस। ये रेफरेंस के तौर पे दिखाया जाता है जनरली कि कितनी ड्यूरेशन तक इंटरफेस चलता है और कितनी ड्यूरेशन तक एम फेज होता है। तो उसके रेफरेंस के तौर पे इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। अब इंटरफेज में भी हमको मालूम है कि बेसिकली 3 फेजेस होती हैं, जिसमें G1, इसको हम कहते हैं, दिस वन इज G1 फेज या फर्स्ट गैप फेज। उसके बाद यहां पे होता है बीच में, इसको हम कहते हैं S फेज या सिंथेसिस फेज या सिंथेटिक फेज, दोनों कहते हैं। और फिर लास्ट में हमारे पास G2 फेज होती है, जिसको सेकंड गैप फेज कहते हैं। रेस्पेक्टिव ड्यूरेशन जो है इनका वो वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, और साथ ही साथ एक स्पीशीज में अलग अलग सेल टाइप्स में भी ये वेरी करता है। तो ये बेसिकली जो हमने यहाँ पे डायग्राम में इंडिकेट किया है, इट रिप्रेजेंट्स यूकैरियोटिक सेल साइकिल। चलो, इतनी बात हो गई, बहुत बेसिक था। इसको अगर हम इसको अगर सेल साइकिल की एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देख लें तो क्या कहती है? व्हाट इज सेल साइकिल? इट इज एन ऑर्डर्ड, खुश रहो भैया, खुश रहो, ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स by which a cell duplicates its genome and eventually का मतलब लास्ट में, eventually divides into 2 daughter cells। तो इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। अच्छा, डॉटर सेल और मदर सेल क्यों कहते हैं? फादर सेल और सन सेल क्यों नहीं कहते हैं? कभी आया दिमाग में? तो प्रियंका की आवाज नहीं आ रही है। कनेक्ट कनेक्शन हमारा गड़बड़ाया था, आवाज प्रियंका की गड़बड़ा गई है। तुम्हारे यहाँ नेट नहीं सही आ रहा है क्या प्रियंका? कह रहे यही हम पूछने वाले थे। हाँ, यही पूछने वाली थी, बहुत अच्छा। सर पूछ दे तो कह दो सर यही पूछने वाले थे। हाँ, डॉटर सेल क्यों कहते हैं, फिर मदर सेल क्यों कहते हैं? देखो, खाली कहा जाता है कि महिलाओं से भेदभाव होता है समाज में, पूरी बायोलॉजी उठा के देख लो, बेचारे बाप और बेटे का कोई जिक्र ही नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअल जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो फीमेल के पास ही होती है। मेल कुछ नहीं कर सकता है अकेले। तो मदर सेल कह दिया गया, इसका मतलब कि ये ऐसी सेल है विच हैज द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। मदर सेल से जो सेल्स
दोबारा फॉर्म होंगी उनको फिर डॉटर सेल कहा जाएगा. इट ऑल्सो इज एन इंडिकेटिव ऑफ फीमेल जेंडर बिकॉज दीज सेल्स विल ऑल्सो डिवाइड एंड गिव राइज टू न्यू जनरेशन ऑफ सेल्स. तो नया जो नई पीढ़ी नया जनरेशन आता है वो फीमेल एंटिटी की वजह से ही आता है. इसीलिए संस्कृत में माता को जननी कहा गया है. जो जनती है, जनने वाली, ऐसा कोई टर्म जो है पुरुष के लिए इस्तेमाल नहीं होता. तो ये इसके पीछे लॉजिक है. अब देखिए, ये हो गया एम फेज, ये हो गया इंटरफेज. दो फेजेस हो गए. इंटरफेज जो होता है वो स्पेसिफिकली क्या डिनोट करता है? एम फेज में तो क्या हो रहा है? एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है सेल्स का, एक्चुअल डिवीजन. लेकिन इंटरफेज जो होता है ये वो फेज होता है, वो टाइम ड्यूरेशन होता है जब सेल इस एक्चुअल डिवीजन के लिए तैयारी कर रही होती है. तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन. और ये प्रिपरेशन किस सेंस में होता है? ये प्रिपरेशन होता है सेल की ग्रोथ के सेंस में और डीएनए के रेप्लिकेशन के सेंस में. ये दो काम करती है सेल, और इस तरह से सेल तैयार हो जाती है एक्चुअल डिवीजन के लिए. क्योंकि सेल का साइज जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक वो दो में कैसे डिवाइड होगी? अगर डिवाइड होती रही लगातार तो आने वाली जो सेल्स होंगी अगली जनरेशन की, उनका साइज सब्सिक्वेंटली घटता चला जाएगा. जैसा कि हम लोग क्लीवेज में देखते हैं. क्लीवेज इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द सेल डज नॉट ग्रो. तो जैसे जैसे क्लीवेज होता है जाइगोट में, वैसे वैसे कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स का साइज घटता चला जाता है, ऑल्दो नंबर तो बढ़ता जाता है. तो एक चीज ये हो गई. अब इस इंटरफेस को हमने फर्दर डिवाइड किया G1, S और G2 में. तो इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे. यहां डिवीजन हमने ऑलरेडी देख लिया है. एक साइकिल और बनती है, छोटे से ही बनाएंगे. इसमें क्या होता है कि हम एक और फेज दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं G0 फेज. तो इतना मान लो ये हो गया M, और यहां तक हो गया मान लो ये G1 हो गया, दिस बिकम्स S, और ये G2 है. ये वाली जो फेज होती है इसको हम कहते हैं G0. और इसको एरो बाहर की तरफ क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि इस केस में जो भी सेल है वो अगली साइकिल ऑफ डिवीजन में एंटर नहीं करती है, वो सेल डिवीजन से बाहर चली जाती है. तो इसका मतलब कि G0 क्या दिखा रहा है? ऐसी स्टेट ऑफ सेल को दिखा रहा है जब सेल डिवाइड नहीं करेगी. तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या बनेगा कि सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड enter into G0 phase. अब देखिए, ये जो G0 फेज है ये भी दो तरीके की हो सकती है, दो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, जिसमें सबसे पहली कहलाती है क्विसेंट G0, और दूसरी कहलाती है सेनेसेंट G0. तो क्विसेंट G0 का मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो G0 स्टेट है वो रिवर्सिबल होती है, यानी कि रिवर्सिबल G0 स्टेट. जबकि यहां पे सेनेसेंट G0 में क्या होता है कि इररिवर्सिबल G0 स्टेट. और इसीलिए
इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेट। यानी कि इस अवस्था में अगर सेल पहुंच गई तो अब वो दोबारा डिवाइड नहीं करेगी, वो टर्मिनल डिफरेंशिएशन शो कर चुकी है, यानी कि जिस फॉर्म में उसको अपना रोल प्ले करना था उस फॉर्म में पूरी तरह से वो आ चुकी है। अब वापस से वो डिवाइडिंग स्टेट में नहीं जाएगी। अब ये रिवर्सिबल जी नॉट स्टेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बेसिकली होता ये है कि इस कंडीशन में जो सेल्स होती हैं, सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। बढ़ती नहीं है, संख्या नहीं बढ़ाती हैं अपनी, लेकिन ऐसा वो कर सकती हैं। तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस कंप्लीट कब होगा? जब हम यहां पे लिखेंगे अनलेस कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब तक उनसे डिवाइड करने के लिए नहीं कहा जाएगा तब तक वो डिवाइड या प्रोलिफरेट नहीं करेंगी, लेकिन अगर कह दिया गया कि भैया जरूरत है डिवाइड कर जाओ तो वो डिवाइड करेंगी। ये जो स्टेट होती है ये कुछ दिन से लेके, कुछ हफ्ते से लेके, कुछ सालों तक भी रह सकती है जब तक प्रोलिफरेशन वापस से ना करे सेल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस स्टेट कैन रिमेन फॉर डेज, वीक्स और ईयर्स बिफोर resuming proliferation। यानी कि दोबारा से प्रोलिफरेशन को रिज्यूम करने तक सेल उस अवस्था में इतने समय तक रह सकती है। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें, क्वोशेंट जी नॉट का अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे पास कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें टिश्यू रेजिडेंट एडल्ट स्टेम सेल्स का। देखो, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं जो कि क्या कहते हैं उसको, एक टर्म होता है, दो टर्म्स होते हैं बेसिकली। एक टर्म होता है टोटिपोटेंट और दूसरा टर्म होता है प्लूरिपोटेंट। जानते हैं उन दोनों की मीनिंग? टोटीपोटेंट का मतलब एक सेल किसी भी तरीके की सेल को फॉर्म कर सकती है। और प्लूरिपोटेंट? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है आज, पता नहीं कैसा नेटवर्क है। तुम टाइप कर दो जीमेल पे, तब उस पे किसी और को सुनाई दिया उसकी आवाज? हमको नहीं सुनाई दी प्रियंका की। चलो अच्छा, ठीक बता रही हो, जो भी बता रही हो सही बता रही होगी। खैर, तंजीला ने ठीक बताया। टोटिपोटेंट का मतलब होता है कि ऐसी सेल जो किसी भी दूसरी टाइप की सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाए या उसको बनाए। प्लूरिपोटेंट का मतलब होता है कि वो कुछ विशेष टाइप की सेल्स को ही बना सकती है, सभी प्रकार की सेल्स को नहीं बना सकती। तो प्लूरिपोटेंट सेल का कोई एग्जाम्पल बता सकती हो तंजीला, प्लूरिपोटेंट का? नर्व सेल्स। कौन सी नर्व सेल्स? जो नर्व की स्टेम सेल्स होती हैं वो। तो यस। हाँ, टोटिपोटेंट में एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा फॉर। हाँ बेटा बोलो। साइट्स होती हैं ये पॉलीफेरन। प्लूरिपोटेंट में? नहीं, हाँ, टोटिपोटेंसी।
आर्कियोसाइट्स वो कहाँ, वो प्लांट में चली गई क्या? नहीं, एनिमल में ही है पॉरीफेरा। अच्छा पॉरीफेरा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ प्लांट में तो वो आर्की स्पोरियल सेल होती है जो प्लांट एम्ब्रायोजेनेसिस में, देखो। हाँ पोटेंशियल में पोरीफेरा में। हाँ हाँ, आर्कियोसाइट्स, गुड। तो चलो एक एग्जांपल तुमने दे दिया, आर्कियोसाइट्स हम लिख देते हैं। और दूसरा एग्जांपल जो होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट सेल्स का एग्जांपल हमारे पास है जो यहाँ पे हमने लिखा, एडल्ट स्टेम सेल्स, ये प्लूरिपोटेंट होती हैं। फिर इसका मतलब प्लूरिपोटेंसी का, प्लूरिपोटेंसी का मतलब ये हो गया कि द सेल कैन गिव राइज टू only certain specific types of cells. जैसे यहां पे अभी हम और एग्जांपल लिख रहे हैं तो समझ लेना कि वो सारे एग्जांपल जो हैं वो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के, प्लूरिपोटेंट सेल्स के ही होंगे। जैसे यहां हमने क्या लिखा, टिश्यू रेजिडेंट एडल्ट स्टेम सेल, अभी इसको हम एलाबोरेट करेंगे। तो इसमें टिश्यू रेजिडेंट जो स्टेम सेल्स हैं उसमें भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है HAE, ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं, हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है इसमें मसल एंड न्यूरल स्टेम सेल्स। ये अब समझो इसको, ये सेल्स क्या हैं, ये प्लूरिपोटेंट सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड की अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स बना सकती हैं। हेमेटोपोइटिक सेल्स जो होती हैं वो उनसे आरबीसी भी बनेगी, उनसे डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट टाइप्स भी बनेंगे, और उनसे प्लेटलेट्स भी बनेंगी। लेकिन ये स्टेम सेल्स कहो जाके लीवर की सेल बना दें तो ये पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबिलिटी टोटिपोटेंट सेल में ही होगी जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल किसी भी टाइप की सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। आई बात समझ में? यस। इसी तरह से मसल और न्यूरल स्टेम सेल्स जो होती हैं वो नई मसल सेल या नई न्यूरल सेल को ही बना सकती हैं, बाकी दूसरे टाइप ऑफ सेल्स को नहीं बना सकती हैं। तो इसलिए ये भी प्लूरिपोटेंट के एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा एक एग्जांपल हमने आपको एडल्ट स्टेम सेल का दे दिया। दूसरा एग्जांपल जो है हमारे पास कुछ डिफरेंशिएटेड सेल्स के भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो कि क्विसेंट स्टेज में मौजूद रहती हैं। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स, और डिफरेंशिएटेड सेल्स में है हमारे पास जैसे कि हिपैटोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, और है हमारे पास एक और ऊसाइट, अरे यार ऊसाइट। तो अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये सेल्स डिफरेंशिएटेड हैं, मतलब कि ऑलरेडी जिस पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को ये बिलोंग कर रही हैं उसमें अपना इन्होंने एक स्पेसिफिक शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्वायर कर लिया है। बावजूद इसके जरूरत पड़ने पे ये फिर से प्रोलिफरेट कर सकती है। तो हिपैटोसाइट जो है वो भी क्विसेंट स्टेज में है, लिम्फोसाइट्स ये भी क्विसेंट स्टेज में है, और ऊसाइट ये भी क्विसेंट स्टेज में। हिपैटोसाइट आपको मालूम होना चाहिए कि लीवर हमारे अंदर ऐसा ऑर्गन है जिसमें मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। हाँ, और उसी तरह से जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें लीस्ट रीजनरेशन पावर होती है। तो आखिर ये रीजनरेशन पावर कहाँ से आ रही है? बिकॉज ऑफ दीज हिपैटोसाइट्स बीइंग इन क्विसेंट स्टेज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे कैन प्रोलिफरेट
and increase their number and help or aid in the process of regeneration. इसी तरह से लिम्फोसाइट्स होती हैं, तो आपको अगर थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया हो इम्यूनोलॉजी का, तो होता क्या है उसमें कि जैसे ही किसी पैथोजन से या एंटीजन से एनकाउंटर होता है, तो जो बी सेल्स होती हैं दे गेट फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। अब उसमें से प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं वो फिर से खूब तेजी से डिवाइड करती हैं और साथ ही साथ एंटीबॉडी का सिक्रीशन स्टार्ट कर देती हैं। तो आखिर ये लिम्फोसाइट जो बी वाली हैं उनमें वापस से डिवीजन की पावर आ गई ना, वो फिर से प्रोलिफरेशन करने लगी। यानी जब तक पैथोजन से एनकाउंटर नहीं था तब तक वो कीसेंट स्टेज में थी, जैसे ही पैथोजन आया दे स्टार्टेड प्रोलिफरेशन, यानी कि दे केम आउट ऑफ दिस G0 फेज एंड अगेन एंटर्ड इनटू G1S G2M फेज। अब ये साइकिल फिर से चलने लगी इन सेल्स में। सिमिलर इज द केस विद द oocyte। यहाँ पे क्या कहानी है, oocyte कैसे डिवाइड करेगी? एक्चुअली में oocyte व्हेन फ्यूजेस विद द स्पर्म, तो उसके बाद उसका काम ही है डिवाइड करना है, रैपिडली डिवाइड करना, जितनी जल्दी हो सके, जितनी तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सके इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट। तो जब तक इस oocyte के पास वो एबिलिटी नहीं होगी प्रोलिफरेट करने की, तो जाइगोट डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि oocyte तब तक स्पेशलाइज्ड होती है जब तक कि स्पर्म से इसका फ्यूजन नहीं हो जाए। एक बार हो गया तो उसके बाद ये भी चालू हो जाएगी अपना प्रोलिफरेशन करना। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस क्विसेंट स्टेज, सेल्स इन द क्विसेंट स्टेज। अब आते हैं जरा सेनेसेंट G0 स्टेज पे। तो इसका हमने आपको बता दिया कि कैसी सेल्स होती हैं जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेट में होती हैं और इरिवर्सिबल G0 स्टेट, दैट मींस दे कैन नॉट डिवाइड एट ऑल। चाहे कोई भी कंडीशन इसमें दे दी जाए इनको, दे विल नॉट डिवाइड। तो अब यहाँ पे क्या कहानी है, तो यहाँ पे ये जो सेल्स होती हैं ये बेसिकली कैसी हो जाती हैं, द सेल्स हैव सीज्ड, सीज मतलब स्टॉप कर देना, सीज्ड प्रोलिफरेशन एंड परमानेंटली withdrawn फ्रॉम सेल साइकिल। मतलब सेल साइकिल से हमेशा के लिए ये बाहर आ चुकी हैं, अब दोबारा एंटर नहीं करेंगी कभी। जैसे एग्जाम्पल्स अगर इनके हम यहाँ पे दे दें, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कलर से, एग्जाम्पल्स ऑफ सेनेसेंट सेल्स। तो सेनेसेंट सेल्स में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? बेसिकली वो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स के ही हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स। और टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स में, एक सेकेंड, हाँ, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स में एक हो जाएगा मैमेलियन स्केलेटल मसल्स या स्केलेटल मसल सेल्स, और दूसरी सेल हो जाएगी नर्व सेल। अब बताओ प्रियंका, कंफ्यूजन हो रही है कि नहीं? नहीं सर, वहाँ पे स्टेम सेल थी और यहाँ पे अलग से सिर्फ सेल है। अच्छा, ऐसी सर मतलब उसको तो इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम कंफ्यूज नहीं हो रही हो? रुको अभी करते हैं कंफ्यूज तुमको। देखो, अच्छा, हमने क्या एग्जांपल दिया कि मैमेलियन स्केलेटल मसल सेल्स जो हैं वो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। इसका मतलब अब ये डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये बताओ कि जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं इनमें कैसे मसल की ग्रोथ इतनी जबरदस्त हो जाती है? कुछ हुआ कंफ्यूजन? ठीक है, कंफ्यूजन हुआ तो अब खोजना उसको, नहीं खोज पाओगे तो बताएंगे आंसर। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमने G0 स्टेज को स्पेसिफिकली डिस्कस कर लिया है। अब हम सेल साइकिल के दूसरे जो फेजेस, हाँ बेटा,
बोलो। जैसे नर्व सेल में वो नर्व सेल में जैसे ग्लियल सेल्स होती हैं वैसे इसमें भी कुछ होता होगा। नहीं, इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें तो एक ही टाइप की है। नर्व सेल्स में तो हम बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्लाइल सेल्स और न्यूरॉन्स और अलग अलग डेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स, इसमें भी। तो वो जो वैरायटी है वो यहाँ मसल्स में कहाँ होती है? मसल में कोई और सेल टाइप पढ़ी हो तो बताओ, तीन को छोड़ के, स्केलेटल और स्मूथ और कार्डियक को छोड़ के कुछ चौथा टाइप पढ़ी हो तो बता दो हमको। और यहाँ हमने स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल सेल लिख दिया, तो इसमें तो कोई सब टाइप होने की संभावना ही खत्म हो गई। सोचना उसको। अब देखो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हम आपको बता दे रहे हैं। इंटरफेस बनाया था हमने थोड़ा सा इसको, एक पॉइंट अगर यहाँ पे ऐड कर दें इसी में, कि इंटरफेस जो होता है वो सेल साइकिल, पूरी साइकिल की का जितना भी टाइम है उसका 95% हिस्सा जो है वो इंटरफेस में ही गुजरता है सेल का। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 95% of the cell cycle is spent in interphase। तो आप देख सकते हैं कि सेल जो है वो तैयारी में कितना समय लगाती है और डिवीजन में कितना कम समय लगाती है। फिर तुम लोगों के साथ भी ऐसा है, तैयारी जो है करोगे साल भर और एग्जाम दोगे 3 घंटा, तो सेल के साथ भी वही है। तो पहला पॉइंट वो हमने वहां पे स्केलेटल मसल। सर हाँ। सेल डिवाइड तो नहीं करती है पर उसकी साइज बढ़ जाती है। खोज ली क्या? गूगल बाबा जिंदाबाद। मिल गया आपको। हाँ तो सही वही बात है। नहीं किए हम्म। सेल ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और फिर उसकी साइज बढ़ जाती हाँ, सेल का साइज बढ़ता है, उसका नंबर नहीं बढ़ता है। क्योंकि जब भी कोई एक्सरसाइज करता है, और स्पेशली ऐसा एक्सरसाइज जिसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से हो रहा हो, जैसे एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, एक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अलग अलग टाइप के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसकी वजह से मसल फाइबर्स जो है वो टूटते हैं, यानी कि उन वो डैमेज होते हैं, घिसते हैं। उस डैमेज को रिपेयर करने की प्रक्रिया के दौरान जो इंडिविजुअल मसल फाइबर्स हैं उनका साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि एडिशनल प्रोटीन्स एक्यूमुलेट किया जाता है बाय सेलुलर प्रोसेस। तो खैर सिंपल सा जवाब यही है कि सेल का साइज बढ़ता है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, सेल का नंबर नहीं बढ़ता, इसलिए मसल की ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलती है। और वो जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल ग्रोथ होती है उसका एक नाम है। क्या होता है? उसको हम कहते हैं इंट्यूससेप्शन। अब इंट्यू, सर हाँ जी वो बोल। नहीं मैंने गूगल सर्च किया था और नहीं मेरे दिमाग में आया था, झूठी क्रेडिट हम लेंगे नहीं, वो विंध्या ने बताया। विंध्या बड़ा चालाक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा तुमसे पूछे थे तो तुम चलो भाई विंध्या, तुम भी ऐसा थोड़ी हम स्पेसिफिकली किसी से पूछते हैं, किसी है। हो गए हैं, हमको तो नहीं लगता। विंध्या सर मुझे लगा था कि ये यही होगा, तुमने कहा तुम्हें लगा नहीं होगा, तुमने भी गूगल देवता का सहारा लिया हो। तो सर हमने पढ़ के रखा था ये। अच्छा हाँ, हाँ तो पहले से पढ़े होगे तो याद होगा। सर चलो, हमने तो सर्च किया था, हम झूठे। नहीं तो अच्छी बात है ना, इसी तो और क्या जरूरत है गूगल की, यही इस्तेमाल कर लो, सबसे बढ़िया फायदा है गूगल का। चलो तो ये तरीका, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स होता है जिसकी वजह से सेल का साइज बढ़ता है। खैर वो तो अलग टर्म है। अब देखो जो ड्यूरेशन होती है तीनों स्टेजेस की, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ, अब इंटरफेस की स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, इंटरफेस के अंदर भी जो 3 सब फेजेस हैं उसमें जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन ऑफ 3 स्टेजेस, यानी कि G1 S G2, ये भी वैरी करती है, वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज as well as
मेंबर्स ऑफ, या मेंबर्स से अच्छा है, एज वेल एज फ्रॉम सेल टू सेल विद इन सेम स्पीशीज। एक स्पीशीज की भी जो अलग अलग सेल टाइप्स होंगी उनमें भी इन तीनों फेजेस का, स्टेजेस का ड्यूरेशन जो है वो वेरी करेगा। बाकी अलग अलग स्पीशीज में तो वेरी करेगा ही करेगा। जैसे अच्छा, इसमें एक पॉइंट और यहां पे ऐड कर दें कि ये जो जीवन है इसके फेज में, इसकी टाइमिंग में, इसके ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है, यानी कि ग्रेटेस्ट वेरिएशन इन ड्यूरेशन। तो अलग अलग सेल टाइप्स में सबसे ज्यादा जो वेरी कर रहा है वो है जीवन फेज और बाकी फेजेस भी थोड़ा बहुत वेरी करेंगी, तो ओवरऑल इंटरफेस वेरी कर जाएगा। तो कभी ये क्वेश्चन आए कि इंटरफेस के ड्यूरेशन के वेरिएशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल स्टेज कौन सी है, तो आपका आंसर होगा जीवन। ये पॉइंट हो गया। अब देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, टिपिकल मैमेलियन सेल का एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल, इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल, इनका जो ड्यूरेशन होता है इन फेजेस का, वो होता है टिपिकल मैमेलियन सेल में सेल साइकिल का पूरा जो ओवरऑल ड्यूरेशन होता है वो 24 घंटे का होता है। और इसमें अलग अलग की अगर हम बात करें कि G1, S, G2 और M फेज, मतलब पूरी सेल साइकिल हमने ले ली, तो G1 का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 11 घंटे का हो सकता है। S का जो ड्यूरेशन होता है वो 8 घंटे के करीब हो सकता है। G2 का ड्यूरेशन जो होता है वो 4 घंटे के करीब हो सकता है। और M फेज सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। यानी 23 घंटे सेल जो है वो इंटरफेज में रहेगी और सिर्फ 1 घंटे में M फेज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिख दें 23 आवर्स इन इंटरफेज। तो ये हो गई ड्यूरेशन की बात। अब इंटरफेस को हम लोग क्या कह देते हैं, इसका एक मिसनोमर है रेस्टिंग फेज, लेकिन ये बहुत गलत है। इंटरफेस या रेस्टिंग फेज, सर रेस्ट कहाँ कर रही होती, इतने सारे प्रिपरेशन कर रही होती हाँ है DNA एग्जैक्टली। तो रेस्टिंग फेज कहना, अब एक्चुअल डिवीजन बस वही है, एक कहावत है कि तुम लोगों के लिए है, ध्यान रखना इस चीज को, यहां पे लिख दे रहे हैं। मैन रिवॉर्ड्स रिजल्ट्स, गॉड रिवॉर्ड्स एफर्ट्स। कुछ समझ में आया? जब तक आप कुछ करके दिखा नहीं देंगे तब तक आप अपने समाज में, आदमियों में किसी रिवार्ड की, किसी चीज की आप आकांक्षा मत रखिएगा। यानी जब आप कुछ करके दिखाएंगे तब आपको रिवार्ड मिलेगा आदमियों से, लेकिन उस करने के पीछे जो प्रयास आप कर रहे हैं, कोशिश जो आप कर रहे हैं, उसको भगवान देखता है और उसको रिवार्ड देता है, और तब हमको ये रिजल्ट मिलता है। तो सेम इज द केस हियर। जब तक सेल डिवाइड करके नहीं दिखा रही है तब तक लोगों को लग रहा है कि अरे आराम ही कर रही होगी, लेकिन बाद में जब इसको देखा गया, एनालाइज किया गया, तो समझ में आया कि भैया हम लोग गलत सोच रहे थे। तो रेस्टिंग फेज क्या है, ये एक मिसनोमर है, और एक्चुअली में इस फेज में, या ये फेज जो होती है ये वेरी एक्टिव फेज होती है, और इस फेज के दौरान सेल बहुत तरीके के काम करती है। वेरी एक्टिव फेज जहां पे
डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। ये सब काम चलता रहता है। अब एक चीज आपको ध्यान ये देनी है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो नहीं बढ़ता है। तो इस चीज को अगर एस्टेरिक से हम यहाँ पे डिनोट कर दें और एक्सप्लेन करें कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन कंटेंट ऑफ डीएनए doubles, but no increase in number of chromosomes. तो क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बढ़ेगी, डीएनए का कंटेंट सिर्फ डबल होगा। ये बात समझ में आ गई? जी सर। ये तो मान लो सेल में शुरू में 2C रहा हो इनिशियल डीएनए कंटेंट, तो वो एस फेज के बाद 4C हो जाएगा फाइनल डीएनए। लेकिन क्रोमोसोम की संख्या अगर इसमें 2n रही होगी तो क्रोमोसोम की संख्या यहां पे भी 2n ही रहेगी। चलिए, अब इसके बाद एम फेज होती है, और एम फेज में भी हम क्या जानते हैं कि एम फेज में दो काम होते हैं। इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इस तरीके से सेल साइकिल जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती। तो ये था सेल साइकिल का एक ओवरव्यू। कहीं किसी को जाना तो नहीं है, कोई और काम तो नहीं फंसा हुआ है? नहीं सर। तो पढ़ो तब। प्रियंका को मजा आ रहा होगा क्योंकि देर रात में पढ़ाई हो रही है। चलो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल साइकिल का कंट्रोल कैसे होता है, यानी कि सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम देखेंगे। कई बार ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेल साइकिल कंट्रोल का। अब इसमें देखिए, सेल साइकिल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि जो चारों फेजेस हैं सेल साइकिल की, G1, S, G2, M, इनमें एक फेज से दूसरे फेज तक सेल कैसे पहुंचती है और उस पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। कैसे सेल को पता चलता है कि भैया G1 खत्म हो गया है, अब S में चले जाओ, या S खत्म हो गया G2 में चले जाओ। ये सेल को कैसे पता चलता है, या सेल कैसे उसको मैनेज करती है और कैसे उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो देखिए, इसको करने के लिए सेल के पास बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड, या इससे अच्छा सेंटेंस बनेगा कि प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल फ्रॉम one stage to next is controlled by a series of protein complexes
एक सेंटेंस ये हो गया कि सेल साइकिल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। कई सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो सीक्वेंशियल स्टेप में फॉर्म होते हैं और डिग्रेड होते हैं, तो इस सीरीज कह दिया उसको। अब ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये कैसे बने होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स से मिलके बने होते हैं। और ये दोनों सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं, एक को हम कहते हैं साइक्लिन और दूसरे को हम कहते हैं CDK, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। तो काइनेज है तो क्या करता होगा, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन अपनी इस फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये इस साइक्लिन पे डिपेंड है, इसीलिए इसको साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कहा जा रहा है। जब तक ये साइक्लिन इससे अटैच नहीं होगा तब तक ये अपनी काइनेज एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो साइक्लिन है क्या, बेसिकली साइक्लिन होता है रेगुलेटरी कंपोनेंट, यानी कि ये साइक्लिन इस CDK की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। और CDK क्या होता है, CDK जो है कैटालिटिक कंपोनेंट है, यानी कि ये एक्चुअल फॉस्फोराइलेशन परफॉर्म करेगा। तो ये दोनों का बेसिक आइडेंटिटी हो गई। अब सवाल ये आता है कि साइक्लिन को साइक्लिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साइक्लिन named so because they undergo a cycle of, साइकिल पे ध्यान दीजिएगा, साइकिल ऑफ synthesis and degradation in each cell cycle। इसका मतलब क्या हो गया कि साइक्लिक मैनर में ये साइक्लिन प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज और डिग्रेड होते रहते हैं, और इसी सिंथेसिस और डिग्रेडेशन की वजह से सेल जो है वो अलग अलग फेज या अलग अलग स्टेज ऑफ सेल साइकिल में जाती है, एंटर करती है। चलिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर हम बात करें कि साइक्लिन जो है वो कितने टाइप्स के हैं, तो साइक्लिन्स जो है वो इनकी 4 क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस ऑफ साइक्लिन्स। और ये 4 क्लासेस क्यों होती हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि सेल साइकिल में 4 स्टेजेस हैं, G1, S, G2 और M। तो हर एक स्टेज के लिए कुछ साइक्लिन्स जो है वो जिम्मेदार होते हैं। तो 4 क्लासेस ऑफ साइक्लिन्स डिफाइंड बाय 4 stages of cell cycle। तो अगर इनको हम 1 2 3 4 करके मेंशन कर दें यहाँ पे, तो जो सबसे पहला है वो है G1 साइक्लिन, नंबर 2 G1S साइक्लिन, नंबर 3 S साइक्लिन, साइक्लिन्स कर दीजिए क्योंकि एक मॉलिक्यूल नहीं होता, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, और चौथा है M साइक्लिन। M साइक्लिन, या इसको कई बार हम लोग G2M साइक्लिन कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 4 क्लासेस हैं साइक्लिन मॉलिक्यूल्स के। अब जो स्टेटमेंट हमने आपको बताई थी उसको अगर यहाँ पे मेंशन कर दें कि साइक्लिन क्या करेंगे, साइक्लिन CDK मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे और उनकी जो एबिलिटी है फॉस्फोराइलेशन की उसको कंट्रोल करेंगे।
तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साइक्लिन्स बाइंड टू CDK molecules and control their ability to phosphorylate ए टारगेट प्रोटीन। किसी टारगेट प्रोटीन को ही फॉस्फोराइलेट करेगा CDK। तो वो करेगा कि नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? साइक्लिन्स। अच्छा, अब ये बात हमने आपको अभी ये स्टेटमेंट जो हमने लिख दिया कि ये साइकिल ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन होता है, तो हर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फेज में स्पेसिफिक टाइप की ये जो साइक्लिन्स होती हैं वो सिंथेसाइज होती हैं, और जब अगली फेज आने वाली होती है तो ये साइक्लिन्स फिर डिग्रेड हो जाती हैं, अगली वाली सिंथेसाइज होती हैं। फिर जब अगले फेज में जाना होगा तो ये डिग्रेड हो जाएंगी, ये वाली सिंथेसाइज होंगी। तो इसी तरह से ये इवेंट्स जो है वो साइक्लिक मैनर में चलता चला जाता है। लेकिन इनका जो डिग्रेडेशन हो रहा है बस इसलिए नहीं होता है कि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनका डिग्रेडेशन ही डिफाइन करता है कि सेल अगले स्टेप में ट्रांजिशन करेगी या अगले स्टेज में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्या कि डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन is due to two reasons. पहला क्या है कि they are no longer needed, और दूसरा क्या है, पहला तो उनकी अब रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, और दूसरा ये है कि टू रीजंस, हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन ऑफ सेल टू नेक्स्ट स्टेज। खुश रहो भैया, देखो जहां से ज्वाइन किए तभी से समझने की कोशिश करो। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन ऑफ सेल टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, इसके लिए भी डिग्रेडेशन जो है साइक्लिन का होता है। अच्छा, CDK का नाम क्यों पड़ा वो तो आप जान ही सकते हैं, क्योंकि साइक्लिन पे ही अपनी एक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। CDK जो होते हैं वो बेसिकली, यहाँ पे अगर जगह बची हो, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, तो चूंकि ये काइनेज हैं तो ये परफॉर्म करेंगे फॉस्फोराइलेशन, और वो फॉस्फोराइलेशन एक्चुअली में करते किसका है? दे फॉस्फोराइलेट सेरीन एंड थ्रियोनीन रेसिड्यूज। फॉस्फोराइलेट सेरीन एंड थ्रियोनीन रेसिड्यूज किस प्रोटीन के? सेरीन और थ्रियोनीन रेसिड्यू बताओ। साइक्लिन। साइक्लिन तो उनकी एक्टिविटी रेगुलेट कर रहा है, यहाँ कहीं लिखे थे, अगले में लिखे टारगेट प्रोटीन। अब वो टारगेट प्रोटीन कौन सी होगी वो हम लोग देख लेंगे एक एक फेज में अलग अलग। अच्छा, एक चीज और जानिए कि ये जो टारगेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन बाय CDK, ये क्या होता है? ये ट्रांजिएंट होता है और रिवर्सिबल होता है। ट्रांजिएंट एंड रिवर्सिबल। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म। हाँ, शॉर्ट टर्म,
तो टेम्परेरी होता है, यानी ऐसा नहीं है कि जो टारगेट प्रोटीन है परमानेंटली फॉस्फोराइलेट हो जाएगी, नहीं। अच्छा, और रिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर वो फॉस्फोराइलेट हुई है प्रोटीन तो उसका डीफॉस्फोराइलेशन भी होगा। लेकिन वो डीफॉस्फोराइलेशन कौन करेगा? फॉस्फेटेज। वेरी गुड। तो ट्रांजिएंट, हाँ, टारगेट प्रोटीन्स डीफॉस्फोराइलेटेड, फॉस्फोराइलेटेड later on by phosphatase. ओके, तो इसका मतलब कि फिर अगली साइकिल के लिए वो टारगेट प्रोटीन्स तैयार हो गई, फॉस्फेटेज ने उसको फिर से तैयार कर दिया, ताकि अगला CD के आएगा तो फिर से उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप देखो आगे। अब ध्यान देने वाली बात है, 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल साइकिल की स्टडी बहुत डिटेल में की गई है। पहला है हमारे पास, लाइन सीधी नहीं बनी, रुको, पहला है हमारे पास फिशन यीस्ट। अब ये फिशन यीस्ट जो होता है, इसका क्या है नाम, लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं शाइजोसैक्रोमाइसिस पोम्बे, शाइजोसैक्रोमाइसिस पोम्बे। दूसरा जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहेंगे बडिंग यीस्ट, और तीसरा जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो होगा वर्टिब्रेट्स। बडिंग यीस्ट को हम कहते हैं, ये तो जानते होंगे, सैकेरोमाइसिस सेरेवाइसी, ये वही वाला है जो खमीर हम लोग खाते हैं, ब्रेड में पड़ता है। वर्टिब्रेट्स में तो बहुत सारे हैं हमारे पास। तो ध्यान क्या देना है यहाँ पे, जो सेल साइकिल स्टडी की गई तो इसमें इनका एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स इनका बहुत डिटेल में इस्तेमाल हुआ। वर्टिब्रेट्स का तो खैर हुआ ही, हम लोग भी वही हैं। तो इससे पता क्या चला कि फिशन यीस्ट में सिंगल साइक्लिन एंड सिंगल CDK, ये दोनों मिलके ही सारी सेल साइकिल इवेंट्स को परफॉर्म कर देती, यानी कि ड्राइव ऑल सेल साइकिल इवेंट्स। जबकि बडिंग यीस्ट में जब स्टडी की गई तो देखा गया कि यहां पे many cyclins and single CDK। और मेनी साइक्लिन्स में कौन से, वही जो हमने 4 क्लासेस आपको बताए थे, G1S S एंड M साइक्लिन। मेनी साइक्लिन्स क्या लिख देते हैं, ऑल 4 क्लासेस। तो कई साइक्लिन लेकिन CDK इकलौता है, वही अलग अलग टाइप के साइक्लिन से मिलके और सेल साइकिल इवेंट्स को ड्राइव कर रहा है, सेल साइकिल इवेंट्स। अच्छा, वर्टिब्रेट्स के केस में क्या होगा, आप गेस कर सकते हैं, करो गेस। सब कुछ प्रेजेंट होगा और कई सारे CDK। बस वही होता है, सही है। तो यहाँ पे मेनी साइक्लिन लिख दो, वही 4 क्लासेस जो हैं उसमें कई सारे,
एंड मेनी CDKs, जो कि अलग अलग साइक्लिन से अलग अलग टाइप के CDK बाइंड करेंगे। और जरूरी नहीं है हमेशा अलग ही CDK बाइंड करे, एक CDK एक से ज्यादा साइक्लिन से बाइंड कर सकता है। जैसा यहाँ तो हमने देखा, यहाँ वाले में एक CDK है, यहाँ कई टाइप के, उसी तरह से मिलता जुलता हमारे यहाँ पे भी है। लेकिन हाँ, CDK में भी वैरायटी है हमारे पास। तो ये चीज हो गई। अब देखिए, अब आपको ध्यान क्या देना है, एक हम यहाँ पे साइकिल बना देंगे और उसी में ये सारी चीजें एडअप हो जाएंगी। जैसे ये हमने बनाई एक साइकिल, सिंगल उससे ही बना देते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक हो गया M फेज, और यहाँ तक हो गया ये G1 फेज, S फेज, और ये हो गया G2। यहाँ G2 ज़्यादा बड़ा हो गया, वैसे होता नहीं है, खैर आपको मालूम है। तो G2 फेज हो गया। तो इसमें होता क्या है कि जो एंट्री हो रही है एक्चुअली में, यानी G1 फेज को कैरी करने के लिए जो साइक्लिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर G1 फेज के पास ही लिख देते हैं, साइक्लिन D प्लस CDK अलग कलर से लिख दे रहे हैं, CDK4 एंड CDK6। उसके बाद ट्रांजिशन जो हो रहा है फ्रॉम G1 टू S फेज, तो यहां पे आता है साइक्लिन E प्लस CDK2। इसके बाद S फेज से G2 में ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? साइक्लिन A प्लस CDK2। यहाँ पे भी सेम CDK2 है, लेकिन यहाँ दूसरे साइक्लिन से जुड़ रहा है, तो दूसरी फेज को प्रोसीड करा रहा है। फिर G2 फेज साइक्लिन A एंड B प्लस CDK1। यहां पे आपको ध्यान क्या देना है विशेष तौर पे, कि किस पर्टिकुलर साइक्लिन से कौन से CDK बाइंड कर रहे हैं, ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्लिन विद CDKs, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा होमवर्क आपको ये हम देना चाह रहे हैं कि लिस्ट एक है, टेबल है 3.18 ऑन पेज नंबर 385। इस टेबल को आप नोट करेंगे। इसमें एक्चुअली में दिखाया क्या गया है बेसिकली, बल्कि इसको हम, इसमें वर्टिब्रेट वाला हम अलग से मेंशन कर दें, क्योंकि ये वर्टिब्रेट वाला ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे दोनों पूछता है, फिशन यीस्ट और बडिंग यीस्ट, मतलब कॉम्पिटिटिव के रेफरेंस में हम बता रहे हैं, तो इसलिए वो लिस्ट तो आपको देखनी ही है। हम सिर्फ वर्टिब्रेट वाला यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं। वर्टिब्रेट्स के केस में क्या कहानी है? वर्टिब्रेट्स में होता क्या है कि जो G1 साइक्लिन है, G1 साइक्लिन वो कौन सी है? साइक्लिन, हाँ D। और D में भी हमारे पास D1, D2 और D3 तीन टाइप के साइक्लिन्स प्रेजेंट हैं। CDK कौन सा था अभी बताया? 6। हाँ, CDK4 एंड 6। फिर G1S साइक्लिन कौन सा है? E है, तो ये हो गया साइक्लिन E। और यहाँ पे CDK कौन सा जोड़ा था हम लोगों ने? CDK2 जोड़ा था। फिर तीसरा हमारे पास S साइक्लिन A।
साइक्लिन ए, एंड देन वी CDK. हैव यस CDK2 यहाँ पे भी है, और फिर हमारे पास है एम साइक्लिन या G2 एम साइक्लिन आप कह सकते हैं इसको, ये हो जाएगा साइक्लिन बी, और यहाँ पे CDK1। तो ये हो गए साइक्लिन्स और ये हो गए CDK। हाँ जी, एस में CDK2 है, किसमें? एस साइक्लिन में। हाँ एस साइक्लिन में, एस साइक्लिन में है ना, देखो यहाँ पे डायग्राम में भी देख लो ये क्या है, एस फेज जो है यहाँ पे दिखाया गया ना, साइक्लिन ए CDK2। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, जैसे जब आप यीस्ट का देखेंगे तो वहां पे CDK1 जो है उसको डिनोट किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज CDC2। एस पॉम्बे की हम बात कर रहे हैं, एस पॉम्बे में, और यहीं पे CDC28 कह दिया जाता है इसी CDK1 को एस सेरेवाइसी में। अब ये CDC28 CDC2 ये क्या है? तो CDC का मतलब होता है, CDC स्टैंड्स फॉर सेल डिवीजन कंट्रोल। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, CDK के टर्म में ना लिख के CDC के टर्म में अगर लिख दे रहा है तो भी मतलब उसका वही है। ये है इनिशियली जब डिस्कवर किए गए थे तो इनको CDC नंबरिंग दी गई थी, लेकिन बाद में यूनिफॉर्म करने के लिए सबको CDK नाम से बुलाया जा रहा है। अब ये सेल डिवीजन कंट्रोल, ये का मतलब है सीधे बोलो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, तो बाद में इनकी नंबरिंग यही अलॉट कर दी गई। ये जो है ओल्ड नेमिंग सिस्टम है CDC वाला जो है, तो आपको इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए, बस मेन चीज ये है। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से याद करने के लिए आज के लिए सफिशिएंट है। इसके आगे जो रेगुलेशन है वो हम लोग कल देखेंगे कि कैसे ये दोनों ये मिलके और रेगुलेट करते हैं ट्रांजिशन ऑफ सेल फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट।